जय हिंद दोस्तों, क्लियर सीजीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम तुषार कुमार है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस हफ्ते जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उनके बारे में, अर्थात करंट अफेयर के बारे में। तो 24 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जिस पीडीएफ में हम लोग आज काम कर रहे हैं, जिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये सारा कंटेंट चाहिए तो इससे ज़्यादा कंटेंट के साथ हमने इस बार का समसामयिकी बनाया है। टोटल 43 पेज का है। यदि आपको वो चाहिए तो आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, टीचमेंट पे इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 1 अगस्त को हम लोग इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो यदि आपको ये चाहिए रहेगा आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई आपको शुल्क नहीं लगेगा। साथ ही साथ यदि आपको टेस्ट देना है सीजीपीएससी का तो 1 अगस्त को हमारा टेस्ट होने वाला है। सुबेरे 6 से शाम को 7 के बीच में आप उसको दे सकते हैं। वो भी टेस्ट पूर्णतः निःशुल्क है। हर महीने हम 1 से 2 टेस्ट सभी के लिए फ्री में लेकर आते हैं, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोगों को करना रहता है, तो हर हफ्ते कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। तो उनमें से जैसे इस हफ्ते की बात करेंगे 24 से 31, तो अलग अलग दिवस हैं जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा होता है आयकर दिवस। इनकम टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स डे हम मनाते हैं, ये भारत में मनाया जाता है। तो इनकम टैक्स क्या होता है, किसने लगाया, इससे यदि हम लोग शुरुआत करेंगे तो वहां से हम लोग बढ़ते हैं बेसिक से। तो 24 जुलाई जो इस बार का रहा है 2021, ये इनकम टैक्स का 161वीं वर्षगांठ है। हमारे देश पे जो इनकम टैक्स लगाने की शुरुआत हुई 161वां वर्ष है। तो 161वां आयकर दिवस हम इसको बोल सकते हैं। शुरुआत करते हैं 24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन ने इसे लगाया था। क्यों लगाते हैं 24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन? तो 1857 की जो क्रांति हुई रहती है उससे जो भी चीज का नुकसान हुआ रहता है अंग्रेजों को, तो उसकी भरपाई करने के लिए अंग्रेजों के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन क्या बोलते हैं, इन्हीं से आप इनकम टैक्स लीजिए, इनकी आय पे कर लगाइए। तो उसी के लिए लगाया जाता है आयकर। 24 जुलाई 1860 को पहली बार इंट्रोड्यूस होता है। किसने लगाया? सर जेम्स विल्सन ने लगाया। अब 2010 में हमारा जो देश की सरकार है, आयकर विभाग है, वो बोलता है चलिए अब 24 जुलाई से पहली बार लगा था तो 2010 से हम इसको आयकर दिवस के रूप में मनाना शुरू करते हैं। तो आयकर दिवस के रूप में मनाना या आयकर दिवस के रूप में चिन्हित करने का निर्णय जो है 24 जुलाई 2010 से होता है। तब से लेकर प्रतिवर्ष हम लोग जो है इनकम टैक्स डे मनाते हैं। ओके। अब इनकम टैक्स के बारे में बात ही कर रहे हैं तो इसके बारे में छोटी सी जानकारी ये है, ये कैसा प्रकार होता है, एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति को इनकम है, जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगा है, वही व्यक्ति अपना टैक्स भर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है वो टैक्स नहीं भरता, कोई दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर टैक्स लगा के देता है, कोई दूसरा व्यक्ति टैक्स भरता है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे जीएसटी है, आपका सेस है, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। जबकि प्रत्यक्ष कर में आयकर आता है, निगम कर आता है, ये सारे प्रत्यक्ष कर होते हैं। तो जो हमारा इनकम टैक्स है, एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है। इनकम टैक्स के लिए हमारे यहाँ आयकर अधिनियम चलता है। इनकम टैक्स के अलग अलग फॉर्म मिलते हैं, सरल, सहज, जिससे आप इनकम टैक्स भरते हैं। आपकी सालाना आय पर जो भी टैक्स लगता है, जो भी आपकी सालाना इनकम है उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, आयकर बोलते हैं। आयकर की बात करेंगे तो आयकर विभाग जो है हमारे वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। ये चीज याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय के अंदर राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। इसका नेतृत्व जो कौन करता है, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड करता है, जिसको सीबीडीटी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सीबीडीटी कहते हैं। तो ये था इनकम टैक्स से थोड़ी सी जानकारी। इसके बारे में हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते ही हैं, टैक्स का पूरा एक चैप्टर रहता है तो उससे संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिन में और भी बहुत सारे हैं तो उनको हम लोग करेंगे, वो पूरा पीडीएफ में प्रोवाइडेड है। जो बड़ी खबर निकल के आती है आपसे कुछ दिन पहले, सरकार ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में ओबीसी के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड वर्ग हैं, उनके लिए 10% आरक्षण की घोषणा कर दी है। अब इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है। देखिए पहला तो क्या है, स्नातक मतलब डिग्री और स्नातकोत्तर विषय के लिए जो है इन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है। और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है या ईडब्ल्यूएस सेक्शन बोलते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनके लिए 10% जो है करने लगा। इसी साल के पाठ्यक्रम से जो है ये जो है लागू हो जाएगा, मतलब 2021-22 से ये चीजें लागू हो जाएंगी। अब देखने वाली बात क्या है, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो इसके करने के पीछे रीजन ये दिया जाता है कि मेडिकल सीट्स हर राज्य में इक्वल नहीं है। मेडिकल किसी राज्य में बिल्कुल ही नहीं है, मेडिकल कॉलेज किसी राज्य में ज्यादा है। तो ऐसे राज्य जहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, उनको यदि किसी दूसरे राज्य में आपको सीट लेना है तो उनके लिए सीटें हो जाती हैं कम। तो सरकार क्या करती है, हर एक कॉलेज में केंद्र सरकार का कुछ सीट अलॉट करके रखती है।
तो ये हमेशा होता है जो 15% रहता है किसी भी राज्य सरकार में, केंद्र सरकार की सीटें 15% होती हैं। उस 15% सीटों में 27% अब ओबीसी को मिलेगी और 10% ईडब्ल्यूएस वाले सेक्शन को मिलेगी। इसके पहले यदि बात करेंगे तो अनुसूचित जाति जनजाति को उसमें आरक्षण मिलता था। तो मेडिकल के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर जो आती है, जो इस बार बहुत कंफ्यूज की थी लोगों को, जब हम लोग भी देख रहे थे इसको, तो कई लोगों ने, कई संस्थानों ने ज़्यादा जानकारी नहीं ली थी और गलत किया था इस खबर को, तो इसको डालना जरूरी हो गया था। प्रिया मलिक ने स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पर जीत रही प्रिया मलिक? तो विश्व कैडेट चैंपियनशिप ये हुई थी, हमारी विश्व कैडेट चैंपियनशिप हंगरी देश में हुई थी। तो हंगरी में इन्होंने जो है आपका जीता है स्वर्ण पदक। कुश्ती में जो है स्वर्ण पदक जीता है 73 किलोग्राम वाले भार वर्ग में, ये जो है जीतती हैं बेलारूस की पहलवान को हराकर। ध्यान रखने वाली बात क्या है, कंपटीशन जो हुआ है ये हंगरी में हुआ है, ओलंपिक्स का नहीं है। ओलंपिक्स के नाम से कई लोगों ने डाला था, ओलंपिक्स का नहीं है, विश्व कैडेट चैंपियनशिप है, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। अब गोल्ड गोल्ड होता है, आप ओलंपिक में जीतिए या कहीं और जीतिए, ओलंपिक का महत्व थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये ओलंपिक में ये वाला काउंट नहीं होगा। ये अलग एक जो है आपका प्रोग्राम चल रहा था, अलग एक प्रतियोगिता चल रही थी जहाँ पर इन्होंने जीता है। नाम क्या वो प्रतियोगिता का? विश्व कैडेट चैंपियनशिप। यहीं पे यदि बात करेंगे ओलंपिक की, तो अभी ओलंपिक चल रहा है। जैसे ओलंपिक अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा या जिस समय भी ओलंपिक खत्म होगा, तो हम लोग पदक तालिका को पूरा टैली करके आपके लिए लेके आएंगे। परीक्षा के लिए वहां से भी प्रश्न जो है उठने की संभावनाएं रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। तो एक निधन हुआ है, निधन बहुत सारे हुए हैं इस हफ्ते, बट जो सबसे महत्वपूर्ण लग रहा है हम लोगों को, हम लोग उसको लेकर आए हैं, बाकी पीडीएफ में रहेगा आपका। केरल की सबसे बुजुर्ग शिक्षार्थी भागीरथी अम्मा, इनका 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अब ये 107 वर्ष की उम्र में निधन हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये शिक्षा के तौर पे सबसे बुजुर्ग महिलाओं में से एक हैं, जो मतलब शिक्षा के लिए अपनी जागरूक थी। इनके बारे में देखेंगे तो 2019 में जो है हमारी ये मैडम अम्मा 2019 में चौथी क्लास के इक्विवेलेंट पढ़ के चौथी क्लास के इक्विवेलेंट पेपर को पास करती हैं। मतलब 97 साल की उम्र बोल लीजिए इनकी, 97 साल से पढ़ाई करना शुरू करती हैं और 105 साल की उम्र में वो चौथी क्लास के समतुल्य क्लास को पास करती हैं। तो जो पढ़ाई का इनका जज्बा था, इनकी पढ़ाई को जज्बे को देखते हुए केंद्र सरकार इनको नारी शक्ति पुरस्कार से जो है सम्मानित करती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए कई लोग होते हैं 10 साल पढ़ते हैं, 11 साल पढ़ते हैं, 20 साल पढ़ते हैं, 25 साल पढ़ते हैं, उसके बाद बोलते हैं छोड़ दो पढ़ाई नहीं करना है। तो ऐसे क्षेत्र में इनको यदि देखोगे तो 107 साल, 105 साल, 106 साल की उम्र में भी ये पढ़ना नहीं छोड़ती हैं। इसके कारण ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। नारी शक्ति सम्मान इनको जो है मिला हुआ है। कहाँ की महिला रही हैं ये? तो केरल की महिला रही है। केरल कैसे याद रखोगे? शिक्षा के क्षेत्र में केरल ही सबसे आगे दिखता है, तो केरल की महिला थी, याद रखिएगा। अब नारी शक्ति सम्मान जो पुरस्कार मिला है, यदि उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, तो ये जो है बाल विकास मंत्रालय द्वारा हर साल दिया जाता है। शुरुआत होती है 1999 से। राष्ट्रपति इनको देते हैं, कब देते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका जो 8 मार्च को बनाया जाता है उस समय मिलता है। तो ये अम्मा को याद रखिएगा, जो सबसे बुजुर्ग परीक्षार्थी थी, पर सबसे बुजुर्ग शिक्षार्थी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर आ रही है युद्ध अभ्यास से। दो युद्ध अभ्यास हुए हैं, तो एक हमारा भारत के साथ चल रहा है, भारत और रूस का युद्ध अभ्यास, उसको हम लोगों को करना है। और साथ ही साथ ये वाला एक युद्ध अभ्यास चल रहा है जहां पर भारतीय नौसेना का जहाज जो है तलवार गया हुआ है। तो युद्ध अभ्यास का भी लिस्ट जो हम लोग एग्जाम के पहले पहले सारा जब हो जाता है हर वर्ष का, तो लेकर आते हैं। बट अभी अगर देखेंगे तो जो आईएनएस तलवार है ये एक युद्ध अभ्यास कर रहा है, या एक जो है प्रयास अभ्यास कर रहा है। नाम क्या है अभ्यास का? कैटलेस। कैटलेस एक्सप्रेस 2021, इस पे जो है हमारा आईएनएस तलवार गया हुआ है। ये कैटलेस हो कहाँ रहा है? तो जो हमारा ये अपना अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर हो रहा है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप आप देखोगे उसके पूर्वी क्षेत्र पे हो रहा है और हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र पे, तो दोनों जो मिला हुआ क्षेत्र रहता है वहां पर अलग अलग देश जो है एक साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। युद्ध अभ्यास क्यों कर रहे हैं? तो युद्ध अभ्यास कभी भी किन्हीं भी दो देश के बीच या ज्यादा देशों के बीच होता है तो आपसी समन्वय बनाने के लिए होता है कि कैसे आप एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो वही है आपसी समन्वय, आप देख सकते हैं, समुद्री सुरक्षा देख सकते हैं, बाकी क्षेत्रों को देखते हुए ये जो है युद्ध अभ्यास हो रहा है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट खबर की तरफ। अब छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं, छत्तीसगढ़ में भी इस बार इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं, तो उनको लेंगे। तो सबसे पहला जो दिखता है चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग वाला, वो उसका विधेयक जो है पारित होता है, इसके अधिग्रहण का विधेयक जो है पारित किया गया है। ये क्या है?
तो चंदूलाल चंद्राकर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज चलता है उसका सरकार अधिग्रहण करने वाली है। पहले ये मेडिकल कॉलेज प्राइवेट था, अब सरकार इसका अधिग्रहण करके इसको गवर्नमेंट अपने हाथों में लेना चाह रही है। ये प्राइवेट था तो इस पे विवाद उठ रहा है, बोला जा रहा है कि 125 करोड़ का उस हॉस्पिटल के ऊपर कर्ज था और उसको सरकार जब लेगी तो सरकार के ऊपर 125 करोड़ जो उनका कर्ज है उसको भी चुकाना पड़ेगा। अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो वो हॉस्पिटल या वो महाविद्यालय 125 करोड़ के घाटे में चल रहा है। इससे वहां पे यदि वो हॉस्पिटल बंद होता है तो वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा जो बच्चे वहां पे पढ़ाई कर रहे थे। तो अगर सरकार के नजरिए से सोचा जाएगा तो सरकार के नजरिए से ये चीज बहुत सही दिखेगी कि एक ऐसा कॉलेज जो डूब रहा है जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में जा सकता है, सरकार उसको अधिग्रहण करके बच्चों को फायदा दिला रही है। एक तरफ विपक्ष वाले बोल रहे हैं इससे सरकार को आर्थिक नुकसान होगा 125 करोड़ रुपए का, जो सरकार के हाथ से जाएगा। तो दोनों तरीके की बात होती है, पक्ष विपक्ष में बहुत ज्यादा वाद विवाद हुआ है इस पे। 28 तारीख को जो बिल है लेके आता जाता है इस पे हमारे विधानसभा में, और 29 तारीख को इसको पास कर दिया जाता है ध्वनि मत से। अब ये ध्वनि मत क्या होता है ये चीज इंपॉर्टेंट है। जब भी स्पीकर को किसी विधेयक पर मतदान कराता होता है, अलग अलग तरीके से करा सकते हैं। ध्वनि मत में क्या होता है, ध्वनि मत में वो पूछते हैं लोगों की, विधायकों की भीड़ के बीच में कि कितने लोग इस विधेयक के पक्ष में हैं। जितने लोग उस विधेयक के पक्ष में रहते हैं वो बोलते हैं आयस, AYES लिखाएगा, आयस कहते हैं। और जितने लोग विपक्ष में रहते हैं वो बोलते हैं नोस, NOS। तो वो पहले पूछेंगे कितने लोग पक्ष में हैं, वो बोलेंगे सारे आयस। तो आयस की ध्वनि देखेंगे कितनी ज्यादा ऊंची आ रही है। फिर वो जो नहीं है उनके बारे में पूछेंगे, वो बोलेंगे नोस। तो स्पीकर डिसाइड करेंगे किसकी ध्वनि ज्यादा है। जैसे नॉर्मल लॉजिक है, अगर 4 लोग बात करेंगे तो ज्यादा जोर से आवाज आएगी, वहीं अगर 2 लोग बात करेंगे तो आवाज थोड़ी दबी हो जाएगी। तो जिस चीज की ध्वनि उनको ज्यादा मिल गई वो ध्वनि मत में आता है। इसमें सिर काउंट करना या वोटिंग प्रॉपर नंबरिंग होना ऐसा कुछ भी नहीं रहता। तो ध्वनि मत से ये पारित हुआ है। अब जो है इसका अधिग्रहण कर लिया जाएगा। किन्होंने पेश किया था, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव द्वारा इसको पेश किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ को मिली 2 और नई तहसील। तो छत्तीसगढ़ में 3 तहसील और बना दी गई है, 3 ऑफिशियल घोषणा हो गई है। तो 3 तहसीलें कहाँ कहाँ हैं, तो कोरिया जिला जो हमारा ऊपर की तरफ पड़ता है, कोरिया जिले की पटना को पूर्ण तहसील का दर्जा दे दिया गया है। ये बिहार वाला पटना नहीं है, कोरिया में भी एक पटना ग्राम है, उसको तहसील बना दिया गया है। इसके अलावा राजनांदगांव में लाल बहादुर नगर, जिसको LB नगर भी बोलते हैं, तो लाल बहादुर नगर को भी एक तहसील का दर्जा दे दिया जा रहा है। ये 2 की घोषणा होती है एक साथ, और इसके जस्ट कुछ समय पहले जो है दुर्ग में अहिरवारा को भी पूर्ण तहसील का दर्जा दिया गया। तो 3 तहसीलें और बढ़ गई हैं छत्तीसगढ़ में। तो जब ये ऑफिशियल हो जाएंगी सारी चीजें तो इसको हम लोग एक बार और देखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे छत्तीसगढ़ की खबर में। तो टाइगर डे रहा है इसी वीक में, बीच में, तो इसी में छत्तीसगढ़ में रिपोर्ट आती है। छत्तीसगढ़ में बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के दिन जब हम रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 19 बाघ है। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी है, 19 है, मात्र 19 है। 2018 से लेकर अभी तक जब भी रिपोर्ट आ रही है, हर बार बाघों की संख्या 19 ही हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में यदि बात की जाएगी बाघों का संरक्षण कहाँ कहाँ होता है, हमारी सरकार कहाँ कहाँ बनाई हुई है, तो 3 जगह दिखेगा। उदयंती और सीता नदी अभ्यारण्य को मिलाकर एक टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान दूसरा टाइगर रिजर्व है, और अचानक मार जो है हमारा तीसरा टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व हैं। अगर आप देखोगे भारत सरकार ऑफिशियली 3 टाइगर रिजर्व बताती है, छत्तीसगढ़ में 2 पे बात चल रही है, 2 को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा करने की। उसमें एक है कवर्धा या कबीरधाम का भोरमदेव, और कुरी घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास बोलेंगे तो कोरिया जिले वाला, यहाँ पर टाइगर रिजर्व बताने की बात चल रही है। टाइगर का जो है रिजर्व क्यों करना पड़ रहा है, बाघों को संरक्षित क्यों करना पड़ रहा है, तो यदि इसको समझना है तो समझना पड़ेगा बाघों की संख्या क्यों कम हो रही है। तो संख्या कम होने के 2-3 कारण रहते हैं। पहला तो प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है किसी भी जीव का। तो जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, जंगल कम होते जा रहे हैं, प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है, पहला कारण ये है। दूसरा कारण क्या होता है, जो बाघ होते हैं उनके नाखून, खाल और दांत, ये जो अंग है इनकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है ब्लैक मार्केट में। तो जो नाखून है, उनके बाल है और उनके खाल, इन सब की डिमांड के चलते इनका अंधाधुंध शिकार किया गया। अब सोचिए बाघ जैसे जानवर का भी शिकार हुआ, ब्लैक मार्केट में इनको तस्करी की गई, जिसके कारण जो शिकार हो रहा है बढ़ते जा रहा है। अवैध शिकार के कारण इनकी संख्या में कमी आने लगी। उसी के कारण हमको इनको संरक्षित करने की आवश्यकता पड़ रही है। कभी पूछा तो छत्तीसगढ़ में 19 है, याद रखिएगा। वर्तमान में अगर देखेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ में क्या प्रोग्राम चल रहा है, तो इसकी नए सिरे से गिनती करने के लिए जहां जहां टाइगर रिजर्व है वहां वहां जंगलों में हमने कैमरे लगाए हैं। मोशन सेंसर कैमरा रहता है, नॉर्मली ऑफ रहेगा,
जैसे कोई जीव सामने आएगा तो वो मोशन उसका सेंस करके उसकी तस्वीर लेता है। तो ये काम चल रहा है, ये याद रखिएगा। ओके, चलो आते हैं। अगर बोला जाए छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा बाघ कहाँ पर मिला है, तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा बाघ है वो इंद्रावती नेशनल पार्क में हम लोगों को देखने मिलता है। 6 फुट लंबा है और 2 फुट ऊंचा है। मतलब ऐसे लंबाई जब आप करोगे, ऐसे नापोगे तो 6 फुट रहेगा और ऊंचाई में वो 2 फीट का बाघ। चलिए, छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है रायपुर के चंदखुरी में, यहाँ पर राम जी की 51 फीट ऊंची वो है मूर्ति लगाई जाने वाली है। खास बात क्यों हो रही है इसको समझेंगे। तो जो चंद्रखुरी है वो माता कौशल्या का गांव माना जाता है, मतलब राम जी का ननिहाल माना जाता है। तो राम जी का ननिहाल है। विश्व में जो है हम बोल सकते हैं कौशल्या मंदिर एकलौता यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मम्मी के साथ अब उनके बेटे की मूर्ति, मतलब राम जी की मूर्ति लगा के जा रहे हैं। तो 51 फीट ऊंची है। और इम्पोर्टेंट क्यों होता है, तो जो राम वन गमन पथ है, जो राम वन गमन पथ छत्तीसगढ़ एक सर्किट बना रही है जिसमें अलग अलग 9 क्षेत्रों का भी विकास करने की बात की जा रही है, उसमें चंदखुरी एक इम्पोर्टेंट जगह है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पर मूर्ति हो जाती है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। परीक्षा में पूछ सकता है इनमें से किस स्थान पर श्री राम जी की 51 फीट ऊंची मूर्ति लगाई जा रही है। तो कहाँ पर होगा, वो चंदखुरी में होगा। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसको बनाने में 50 से अधिक कलाकार लग रहे हैं। पत्थर को तराश कर ये जो है मूर्ति बनाई जा रही है। ओके, प्रावधान में कितना रुपए लिखा हुआ है, तो 16 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं ये पूरे क्षेत्र का विकास करने के लिए। चलिए, आज की आखिरी खबर करेंगे हम लोग। आखिरी खबर आती है गोधन न्याय योजना से रिलेट करते हुए। तो जो छत्तीसगढ़ सरकार गोबर खरीद रही थी लोगों का 2 रुपए किलो पे, और उसके बाद उस गोधन न्याय योजना के तहत क्या होता था, वो जो गोबर खरीदती है सरकार उसका कंपोस्ट खाद बनाकर किसानों को वापस बेचती थी। तो वो 10 रुपए के हिसाब से बिकता था। तो अब वो जो कंपोस्ट बन रहा है उस कंपोस्ट को बेचने के लिए अमेजोन अमेजोन इंडिया जो है, अमेजोन इंडिया में भी ये जो है अब गोबर बिकेगा। तो इसको याद रखना है। अमेजोन जो है एक ऑनलाइन वेबसाइट है, एक ऑनलाइन ऐप है जिसके द्वारा आप जो है खरीदारी कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिले में जो है पहला एक ऐसा जिला बनता है जो हमारा गोबर खरीदी के लिए, गोबर बिक्री के लिए अमेजोन के साथ टाई अप करता है। अब राजनांदगांव से आप अमेजोन के थ्रू गोबर खरीद सकते हैं। मतलब आप अमेजोन ऐप से हैं तो गोबर का जो वर्मी कंपोस्ट है वो राजनांदगांव वाले सेलर आपको अमेजोन पे बेचते हुए दिख जाएंगे। तो ये था इतना आज के हमारे करेंट अफेयर के लिए। बाकी पूरा डिटेल्ड नोट्स और भी बहुत सारी खबरों के साथ हमारे पीडीएफ प्रोवाइड रहेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, टीचमिंट ऐप में आप जुड़ सकते हैं। टीचमिंट में जुड़ने का बेनिफिट आपके साथ ये रहेगा कि सारे जो पीडीएफ रहेंगे आपको वही के वही मिल जाएंगे। कोई भी आपके फ़ोन का स्पेस नहीं लेगा। वहाँ पर हम लोग क्लासेस लेते रहते हैं बीच बीच में। साथ ही साथ हर महीने 1 से 2 टेस्ट हम वहाँ पे फ्री में लेते हैं। तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ जुड़िए, फ्री में है सारी चीज़ें, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। वीडियो यदि आपको पसंद आएगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना ही था आज की वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।